बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूं हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज में अपनी मर्जी से न कोई इख्तिदार में आता है ना ही जाता है, और शौक हुक्मरानी की लत जिसे लग जाए उसे इख्तिदार से बाहर चैन ही नहीं पड़ता। आम इंतखाबात करीब हैं और इंतखाबी अमल जहां ड्रामाई होता चला जा रहा है, वहां दिन ब दिन ऐसा मौमा भी बन चुका है जो आसानी से हल होता दिखाई नहीं देता। एक तरफ इंतखाबात से फरार का समा बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इंतखाबात पर इसरार बदस्तूर जारी है। बिलावल भुट्टो ने दो टोक कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी करारदाद मंजूर कर ले तो भी इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। मुस्लिम लीग नून का भी यही कहना है कि करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इंतखाबात अपने शेड्यूल पर ही होंगे। ताहम इंतखाबी मुहिम के दौरान अमन व अमान और बरवक्त इंतखाबात बहरहाल एक चैलेंज से कम नहीं है। आज की बात यह है कि ताहियात नाअहली कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों की ताहियात नाअहली नहीं होगी, नाअहली सिर्फ 5 साल तक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इलेक्शन में कौन होगा इन, कौन आउट। अपीलों पर समाअतें जारी। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। सवाल यह है कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से क्या चाह रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिलकर तमाम मसाइल हल करने पर जोर। पाकिस्तान टीटीपी और ईरान दाइश से नबोरदाजमा और खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार। बाजोर में पुलिस वैन पर हमला। सवाल यह है कि मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल में मौलाना का अफगानिस्तान का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, और क्या टीटीपी से मुज़ाकरात से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आ सकेगी। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब। मैं आपसे आगाज करूंगी रिजवान रजी साहब। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल साहब, ताहियात नाअहली का जो फैसला था कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली अब खत्म कर दी है, कैसे देखते हैं आज के फैसले को आप? यकीनी तौर पर पॉलिटिकल जमातों को इसका फायदा होगा, खासकर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को, जिनको 2 लाख इलेक्शन से पहले जो है वो नाअहल किया गया था। उस टाइम भी सियासी इंजीनियरिंग हुई थी और हमने देखा है कि जस्टिस उमर आता बंदयाल ने ये फैसला तहरीर किया था। साकिब निसार की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था, उसने एक डिक्लेरेशन दी थी और इसकी तशरीह की थी, जिसमें जो है वो 62(F) के तहत झूठ बोलने की सजा जो है वो ताहियात नाअहली करार दी गई थी। हमने दौरान समाअत ये भी देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये जो तौबा के दरवाजे तो कभी भी बंद नहीं होते, ये तशरीह है, ये खिलाफ आइन है। और आज उस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है उसमें इसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आई कि 6-1 से ये फैसला जो है वो ताहियात नाअहली जो है वो खत्म हो गई। यकीनी तौर पर नवाज शरीफ के ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी कि वो इलेक्शन में उनके लिए कोई मसला खड़ा ना हो, वो अब खत्म हो गई है। वो आसानी के साथ इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं। ये तो अब वो आइंदा चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो इलेक्शन नताइज के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे जो काबिल अफसोस बात यह है कि हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे फैसले, बाज़ जजेस ने जो फैसले इससे पहले तहरीर किए और बाद में उसी के खिलाफ जो है उन्होंने गुफ्तगू भी की, डिक्लेरेशन भी दी। जस्टिस उमर बंदयाल ने एक तरफ ताहियात नाअहली का फैसला तहरीर किया और दूसरा जब फैसल वाडा का मामला आया तो उसमें उन्होंने कहा कि यह काला कानून है। इससे पहले हमने और बहुत सारे मौके पर, जैसे कौमी असम्बली में जो तहरीक अदम-ए-एतमाद के मामले पर उनका मौक़िफ़ कुछ और था उन्होंने, और जब पंजाब असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला आया तो उन्होंने उसकी कानून की आइन की तशरीह ही उल्टी कर दी और उसको एक किस्म से रीराइट कर दिया। तो ये बदकिस्मती है कि अदालतें जो है वो आइन और कानून के मुताबिक बजाय वक्त और हालात के मुताबिक फैसला करती हैं। और इस वक्त भी इस जो 62(F) है, गो के ये एक माशाल्लाह की पैदावार थी ये आइन, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो है इसमें जिम्मेदार है सारे मामले की। कि 2008 के इलेक्शन के बाद जब 18वीं तरमीम का मामला आया था तो उस वक्त कोशिश हुई थी कि इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी मुखालफत की थी और फिर बाद में खुद ही उसका विक्टिम बन गई थी। तो हमारे सियासतदान हों
हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी अदलिया हो, वक्त और हालात के मुताबिक फैसले करती है, जिसका नुकसान हमेशा इस मुल्क ने उठाया है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ना सियासत स्टेबल है, ना मईशत स्टेबल है, और भी बहुत सारे मामला जो है वक्त और हालात के मुताबिक बदल जाते हैं। तो ये फैसला जो है आज का यकीनी तौर पर, वक्ती तौर पर इस फैसले का जो फायदा है वो नवाज शरीफ को भी हुआ है, जहांगीर तरीन को भी हुआ है, और मुस्तकबिल में आने वाले जो फैसले हैं, जो एक तहरीक जमात के जो सरबराह है उनके हवाले से, तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से जो फैसले आने हैं, उस पर भी इसका जो है वो असर होगा। ये लेकिन इसमें यकीनी तौर पर कानूनी माहिरीन की अपनी राय हो सकती है कि जो नैब के केसेस में सजाएं हैं उसमें नाअहली किस तरह से कंसीडर होगी। ये सिर्फ 62 के जो फैसले हैं उसमें सिर्फ 5 साल की जो है नाअहली मुकर्रर की गई है, और इसमें जो सबसे अहम चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी मर्तबा पार्लियामेंट की बालादस्ती को जो है वो तस्लीम किया इस वक्त। इससे पहले हमने देखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई थी उसको तस्लीम किया था, एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसको तस्लीम किया था, और अब एक बार फिर जो है एक्ट में जो तरमीम की है उसकी बुनियाद पर इस फैसले को तस्लीम किया। गो कि आइन में तब्दीली जो है उसके लिए जरूरी है कि 2/3 मेजॉरिटी हो, लेकिन अच्छी चीज यह है कि पार्लियामेंट को यह मामला खुद डिसाइड करना चाहिए। सियासतदानों को पार्लियामेंट की पालदस्ती के लिए खुद से काम करना चाहिए, खुद ऐसी कानून साजी करनी चाहिए जो अदालतें जो है उसके ऊपर जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम खड़े ना कर सकें, या ऐसे डिक्लेरेशन वक्त के हालात के मुताबिक जारी ना करें जो सियासत के लिए जहर कातिल साबित होते हैं। तो ये आज का फैसला यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है। मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, उनसे जान लेते हैं वो क्या राय रखते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, ताहियात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 के तनासुब से फैसला सुना दिया है और ताहियात नाअहली अब जो है वो खत्म कर दी गई है। क्या कहेंगे आप और कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ओवरऑल ये फैसला जौन से है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इस फैसले को जरूरत थी। ये जो ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट था, परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी कि जी अगर आपने कोई ऐसा अमल कर दिया है कि आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में एफिडेविट गलत दे दिया, कोई डिटेल मिस कर दी या नहीं लिखी या जानबूझ के नहीं लिखी, तो उसमें जाके एक पॉलिटिशियन को ये कह दिया जाता है कि वो ताहयात नाअहल होगा। लेकिन ये ताहयात नाअहली आईन पाकिस्तान ने दी और इन्हीं पॉलिटिशियंस का ये तैयार करदा मसवदा है, आइन है। और क्या वजह है कि इसमें उन्होंने इसका टाइम फ्रेम नहीं दिया था। ऑल्दो 62(1)(f) के अलावा जो बाकी शिकें हैं आइन की जिसमें डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, उसमें पीरियड दिया हुआ है, कहीं 5 साल है, कहीं 2 साल है, तो इसमें नहीं दिया गया था। अब ये ऐसी चीज थी कि जो जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकली या जो कि करेक्ट इसका जो तरीकाकार था वो तो यही था कि आइन में अमेंडमेंट कर दी जाती और इसका भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है। लेकिन अब आइन की अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी थी, और जब पार्लियामेंट था उस वक्त उनको यह ख्याल नहीं आया। जब 18th अमेंडमेंट आई तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि 62 का ये 1F और ये निकाल ही दिया जाए या इसको रीशेप किया जाए, बट मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त ये इनकी मुखालफत की। अब बात आ रहे हैं कि जी ये चीज क्यों आ गई। पहले एक 5 मेंबर्स का एक जजमेंट जो आई थी, उस जजमेंट में उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट नहीं हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जी आइन की ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसका पीरियड क्या आइन में दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आइन में नहीं दिया हुआ, तो इसका तस्वर ये किया जाएगा कि ये लाइफ टाइम हो गई। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई थी। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आ गई पार्लियामेंट की तरफ से, वो 5 साल का उन्होंने कह दिया कि 62(1)(f) में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो उसका जो टाइम स्पैन होगा दैट वुड बी फॉर 5 years। तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपने से या अपने ताई उसकी एक टाइम फ्रेम नहीं दिया कि जी 5 साल कर लेते हैं या 10 साल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक कानून है और वो इलेक्शन एक्ट है जो कि इस चीज की जो रेगुलेट कर रहा है, वो कहता है कि जी ये 5 साल। क्वेश्चन आया कि जी क्या एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए हम
आईन पाकिस्तान के किसी आर्टिकल को वो रेगुलेट कर सकते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही फैसला दे चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कि वो भी एक आईनी शिक थी और उसको रेगुलेट किया गया पार्लियामेंट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि यस पार्लियामेंट कैन डू दैट। उस जजमेंट के होते हुए इट वाज क्लियर कि जी अब वही बेंच था ऑलमोस्ट कि जी कोई ऐसा इससे अलहदा जजमेंट नहीं आएगी। अभी बात हो रही है कि जी नहीं, माफी के दरवाजे तो खुले होते हैं, लेकिन क्या किसी भी पॉलिटिशियन ने जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया था तायात कोई माफी शाफी मांगी है? कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई माफी आई हो कि जी हमने गलती होगी, हमसे ये हो गया। लेकिन उनको पता चला कि जी हमने केस को भी खत्म हुआ था, लेकिन एक जजमेंट आ गई इस मौके पे जिससे उनको डेफिनेटली एक इलेक्शन में जाने का मौका मिलेगा, विच इज अदरवाइज के 5 साल की नाअहली। अब नैब की जो नाअहली है वो 10 साल की है। वो इसलिए है कि पार्लियामेंट ने, बल्कि उसको अगर आप गौर से पढ़ें, वो 10 साल से भी ज्यादा की है कि उसकी नाअहली का पीरियड तब से शुरू होता है कि जब वो अपनी जेल की सजा पूरी कर लेंगे, उसके बाद 10 साल की नाअहली है। अगर 5 साल की जेल की सजा होती है या 10 साल की, तो उसके बाद 10 साल शुरू होते हैं, तो वो 15-20 साल पे चली जाती है। लेकिन वो अलहदा है और उसको इसी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो वो अपनी जगह पे रहेगी, वो 10 की 10 ही रहेगी। 62(1)(f) के तहत अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आती है, डिक्लेरेशन आती है, जो कि मैं समझता हूं ये डिक्लेरेशन देना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आप एक ऐसी डिक्लेरेशन तो दे सकते हैं कि जी ये ओके है, लेकिन नेगेटिव डिक्लेरेशन देना कि जी ये अच्छा इंसान नहीं, या ये अच्छा मुसलमान नहीं, या ये अच्छा पॉलिटिशियन नहीं, ये मैं समझता हूं अदालतों के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म की डिक्लेरेशन दे। एज ए होल इस चीज को रेगुलेट करना एक खुशाइन चीज है, एंड आई बिलीव कि इसको से जो ये हमारे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजवान रजी साहब, आपका क्या ख्याल है, मुल्की सियासत के लिए ताहियात नाअहली केस का जो फैसला है वो कितना खुशाइंदा है? देखिए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस ये कह के जान छुड़ा लूं कि आदिल और जनाब बैरिस्टर साहब ने जो आर्गुमेंट दिए हैं मैं उनको अडॉप्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात तो कर दी है जो मैंने करनी है, और तकरीबन तमाम के तमाम दलाइल उन्होंने दे दिए। देखिए, इसमें एक बात जिसकी मैं समझता हूं, एक तो वो आदिल साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि फैसल वाउडा के केस के अंदर जो ताहियात नाअहली के आखिर जज थे जनाब उमर अताब बंदियाल साहब, उनको फैसल वाउडा के केस के अंदर आके महसूस हुआ कि जनाब ये तो बहुत हार्श फैसला है, और फिर उन्होंने उनकी एक टर्म के लिए ही डिस्क्वालिफिकेशन की। जबकि उधर वो ताहियात नाअहली का फैसला लिख के आए थे, तो मिजाज के ऊपर नहीं होना चाहिए कानून के। जज साहब का मिजाज उस वक्त कुछ और था, तो उन्होंने कोई और फैसला दे दिया। तो इसकी वजाहत की है, मेरा ख्याल है लेजिस्लेशन नहीं की, पार्लियामेंट ने इसकी वजाहत की कि जनाब ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की टर्म ने लिखी हुई, ये 5 साल हम मुकर्रर करते हैं। अब उसके पीछे पार्लियामेंट के ऊपर भी बदनीति का पूरी के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है, और लगाएंगे अभी तो कुछ देर के बाद हमारे अहबाब। लेकिन वो बात जब वजाहत आ गई, तो अब ये तय होना था कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून की वजाहत की है और 2 मुख्तलिफ तरीकों से की है, क्या वो परवेल करेगी, या जो पार्लियामेंट ने वजाहत कर दी है वो परवेल करेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम कर लिया 6-1 की अक्सरियत से, 7 रुकनी बेंच था और 6 जजेस ने इससे इत्तेफाक किया कि नहीं जनाब, जो पार्लियामेंट ने कह दिया है उसको फिर सुपीरियर माना जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये जो आइन होता है, आइन पाकिस्तान जो होता है, ये एक दस्तावेज है जो कि हमारे मेंटल एवोल्यूशन की निशानदेही करती है। हम एक कानून बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं, अमल करके 2 कदम आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ खामियां नजर आती हैं, हम उसको अमेंड कर लेते हैं, और अमेंड करके उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हमें पता चलता है, क्योंकि इंसानी अकल है ना, और उस वक्त के मारूजी हालात के मुताबिक वो कानून साजी करती है। तो इसमें कोई इतनी कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है कि पार्लियामेंट ने अपने बनाए हुए कानून के अंदर तरमीम करके उसको बेहतर कर लिया है। इसका बेनिफिशियरी जो है वो बड़े तरीके के साथ नवाज शरीफ और जनाब जहांगीर तरीन को कहा जा रहा है और कहा जाएगा भी, लेकिन इसके बेनिफिशियरी
पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, बानी पीटीआई भी हैं इसके बेनिफिशियरी, उनकी भी जो नाअहलियां होने जा रही हैं वो भी ताहयात की बजाय 1 टर्म या 2 टर्म तक महदूद हो जाएंगी। इसलिए ये जो कलेक्टिव अंडर एजुकेशन का जो प्रोसेस है या कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कह ले का जो प्रोसेस देना चाहिए। दुनिया भर के अंदर कानून जो बनते हैं, आइन जो बनते हैं, उनकी पार्लियामेंट्स बनाती हैं, उसके अंदर खामियां आती हैं, वो उन खामियों को ठीक करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। हमें भी इसी दुनिया में रहना है और हमें भी इसी तरीकाकार को ही अपनाना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, एक तो आप आज के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कितना खुशाइंद है आज का फैसला, और दूसरा ये कि अब जिस तरह से रजी साहब ने बात की कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की बात सब करेंगे तो उनकी नाअहली जो ताहयात नाअहली है वो खत्म हो गई है, तो क्या लगता है आपको नवाज शरीफ साहब के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह में जो आखिरी रुकावट थी वो भी दूर हो गई? इस फैसले का खैर मकदम करता हूं और मैं इसी प्रोग्रामों में कई दफा कह चुका हूं कि ताहयात नाअहली जो है ये दुरुस्त फैसला नहीं है। एक पॉलिटिशियन को आप ताहयात नाअहल नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां अनफॉर्चुनेटली आइन और कानून से ज्यादा सियासी मसलतें जो है वो ज्यादा बालादस्त रही हैं। आदिल साहब ने उसकी निशानदेही भी की है। देखिए उस वक्त के हालात और उस वक्त की सियासत की जरूरत थी, नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी करना था और नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल भी करना था, और आज की सियासी जरूरत यह थी कि नवाज शरीफ साहब को भी अहल करना था और बाकी लोगों को भी अहल करना था, और मुस्तकबिल के जो इमरान खान के ऊपर अगर कोई सजा होती है तो उनको भी बचाना था। यानी उस वक्त भी हमने सियासी नजरिया जरूरत को बालादस्ती दी है और आज भी सियासी नजरिया जरूरत को ही बालादस्ती हासिल हुई है, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब लंदन से चले थे ये उसी वक्त तय हो चुका था कि उनके लिए जितनी भी कानूनी रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी रुकावटें दूर हो रही हैं। और ये अच्छी बात है, एक लीगल करेक्शन भी हो गई, पॉलिटिकल करेक्शन भी हो गई। मुस्तकबिल में इसका कोई इम्कान नहीं होगा कि अब किसी को ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखिए, जब आप पर्सन स्पेसिफिक होके कोई कानून साजी करते हैं या अदालतों को इस्तेमाल करते हैं या इदारों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसका नुकसान नवाज शरीफ साहब को हो, उसका नुकसान बेनजीर भुट्टो मरहूमा को होता या अब पीपल्स पार्टी को हो या PMLN को हो या PTI को, किसी को भी हो, जब आप सियासत को बालादस्त करते हैं तो फिर यही कुछ होता है। आज भी देखिए जो कुछ हो रहा है उसमें सियासत ही बालादस्त है ना, और कल भी जो कुछ होगा आप देखिएगा, यही अदालतें, यही जजेस, यही तमाम चीजें जो है एक सियासी जरूरत के तहत फिर नए फैसले भी कर रही होंगी, जिनको हम अक्ल और शऊर के साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो अक्ल और शऊर से ज्यादा सियासी मसले है कि हमने किस तरीके से चीजों को डील करना है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, जहांगीर तरीन को मिला, और भी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ताहयात नाअहली को कोई जस्टिफाई हमारे यहाँ बहुत से कम लोग ही करते हैं, तो ताहयात नाअहली होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब देखना यह है कि इससे सारे खेल के बाद, क्योंकि आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे, मैं फिर ये कहता हूं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान में कोई अवामी वोटों की बुनियाद के ऊपर तो वजीर आजम कोई भी नहीं बनता, और जितने भी वजीर आजम आए हैं वो अवामी वोटों से ज्यादा किसी की खास मेहरबानी की वजह से आते हैं, किसी की पसंद के साथ आते हैं। तो अगर वहां ये तय हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब को चौथी दफा, पांचवी दफा, छठी दफा, सातवीं दफा भी वजीर आजम बनना है तो उसको बन जाएंगे, उसमें क्या रुकावट है। और अगर ये फैसला अवाम ने करना है तो फिर इंतखाबात को शफाफ होना चाहिए, और देखते हैं कि फिर अवाम क्या फैसला करते हैं, किसके हक में फैसला करते हैं, वो भी चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन अभी तक का जो हमारा सियासी तजर्बा है, और आज भी जब 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, तो हमें तो ये लगता है कि फैसले अवाम के पास थोड़ी हैं, फैसले तो कहीं और हो रहे हैं, चाहे वो किसी को इन करने के, चाहे वो किसी को आउट करने के लिए, चाहे वो किसी को लाने के लिए, चाहे वो किसी को बाहर निकालने के लिए। आज भी पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो आजाद नहीं है, बल्कि वो एक किस्म की कई तरह से आप देखिए कि फैसले सियासतदानों के पास भी नहीं होते, वो फैसले कहीं और होते हैं, और उन्हीं सियासी मसलियतों के तहत जो है वो फैसले करके एक जमहूरियत का एक निजाम लाने की कोशिश की जाती है ताकि उसको अम्ब्रेला दिया जा सके। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत कितनी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ती है और कितनी मैच्योरिटी के साथ फिर आने वाली हुकूमतें जो है वो इन चीजों को इस्तेमाल करती हैं। हमारे यहाँ तो सियासतदान भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा है कि माजी में एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ और दूसरा सियासतदान दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होता है, तो ये खेल भी बंद होना चाहिए।
ठीक है जी, खेल बंद होना चाहिए, लेकिन तमाम पैनलिस्ट मजमूई तौर पर ये राय रखते हैं कि आज का जो फैसला था, आज के इस केस का फैसला वो खुशाइंद है और इसके पाकिस्तानी सियासत पर मुस्बत असरात जो है वो मुरतब होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे इलेक्शन में कौन इन होगा, कौन आउट होगा और किसको कहां से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है और कौन अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहा है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्शन में कौन इन होगा और कौन आउट होगा। अपीलों पर समातें जारी हैं। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समात हुई और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या फिर इंतखाबात करवाए। रजी साहब, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं और चीफ जस्टिस ये रिमार्क देते हैं कि दुखड़े ना रोएं, सबसे ज्यादा दरख्वास्तें पीटीआई की ही सुनी जा रही हैं। तो फिर अब क्या लगता है पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से चाह क्या रही है? 76% अरकान के कागजात नामजदगी दाखिल हुए थे इब्तदाई के अंदर, स्कैनिंग के अंदर, बाकियों के अब हो रहे हैं। अब देखिए ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी नहीं है उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात, मियां अजहर साहब के साहबजादे हमाद अजहर साहब जो है उनके कौमी असम्बली में कागजात नामजदगी तो मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन सूबाई असम्बली की सीट के ऊपर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, क्योंकि कौमी असम्बली में उन पे जो इतराज किया गया वो इतराज उनके ऊपर सूबाई असम्बली में नहीं किया गया। कौमी असम्बली में उन पर इतराज किया गया कि वो मफरूर हैं और 9 के अंदर रिक्वायर्ड हैं, तो इसको इतराज को सस्टेन करके उनके वो कागजात नामजदगी जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए। लेकिन सूबाई असम्बली के अंदर उनके ऊपर जो इतराज किया गया वो कुछ और था ना। हाँ, वो ये था कि इनके जो प्रपोजर और सेकेंडर हैं उनके अपने दस्तखत नहीं है, तो प्रपोजर और सेकेंडर जो थे वो अपील में जाके तो हाई कोर्ट के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो गए, तो वहां पे उनके कागजात मंजूर हो गए। तो बुनियादी तौर पे इसमें जो एक पार्टी ने शोर मचाया हुआ है कि उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के जरिए उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं या किए जा रहे हैं या कागजात छीने जा रहे हैं या उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा। आप देखिए ना, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई जब लतीफ खोसा साहब ने ये अर्ज किया कि जनाब देखिए हमें तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। तो जज साहब ने पूछा कि आप कैंडिडेट हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप कहां खड़े हुए? भाई अगर आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा तो आप मेरे पास अदालत में कैसे पहुंचे हैं? तो स्टेटमेंट सुननी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और ऐसी लाउजी क्लेम्स होते हैं। नॉर्मली पहले ये होता था कि इस तरह के लाउजी क्लेम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किए जाते थे तो जर्नलिस्ट उसमें से खुद ही वो जो एग्जेजरेशन का आंसर होता था उसको माइनस कर देता था। अब क्योंकि जर्नलिस्ट दरमियान में से हट गया है और सोशल मीडिया है, और यहाँ पे तो माशाल्लाह खोसा साहब जो है वो अदालत में जो अपनी सीडी दिखाने के ऊपर मुसर है, वो उन्होंने अपने ही पीटीआई की मलकीती वेबसाइट्स जो है उनसे डाटा लेके बनाई है और वो चाहते हैं कि इसकी बुनियाद के ऊपर अदालत फैसला दे दे। तो वो लाउजी क्लेम्स जो दरमियान में होते थे वो अब माइनस करने वाला जर्नलिस्ट वहां पे नहीं बैठा हुआ, तो नतीजे के तौर पे ये सारी बातें बाहर निकल के आ रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो शोर मचाया गया है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमें जनाब इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है, ये थोड़ी सी ओवर स्टेटमेंट है ताकि मुस्तकबिल के अंदर अगर हम हार जाएं, मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम बड़ी कन्वीनियंस के साथ ये सारी चीजें उठा के कहें कि हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें तो बाहर से खेला गया, हमारे तो खिलाफ पूरी मशीनरी ने एक्ट किया, हमें तो अदलिया ने रिलीफ नहीं दिया। तो ये सारी उसके लिए एक तैयार की जा रही है कि वो तहरीक जो 9 फरवरी को शुरू की जा रही है उसकी बुनियाद। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरह से हम देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करती रही है और अब चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स थे आज वो भी हमारे सामने है, क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब क्या चाहती है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वकील ही बता सकेंगे वो चाहते क्या हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में मुझे पास आई अपीलें, तो वो तो वकीला तो कमजोर दलाइल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में।
देखिए, वकला के दलाइल तो जब फैसला आएगा फिर पता चलेगा। आई कैनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग। लेकिन बात यह है कि जो जजेस की तरफ से अपीलों के दरमियान, सुनने के दरमियान जो कमेंट्स आए और जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि ये आरओज क्या जानबूझ के किसी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख रहे हैं, ये जजेस के रिमार्क्स बता रहा हूं मैं आपको। और उनमें हमने ऐसे देखे कि आरओज साहब वहां पे बैठ के डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जी ये बंदा गुड कैरेक्टर का नहीं है, ये फलाना है, और वो तमाम के तमाम ओवर रूल हो गए। आप ज़हन में रखिए कि ये जो केस था ये था लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में मैं एक ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बड़े क्लियरली इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, और वो क्वेश्चंस बड़े वैलिड क्वेश्चंस है कि इलेक्शंस, एक ज़हन में रखिए, बात सिर्फ 8 फरवरी का या कागजात जमा कराने का नहीं होता। पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शंस में जाती हैं, एक आध 1.5 माह पहले, 2 माह पहले अवाम के पास जाते हैं, अपना नैरेटिव्स लेके जाते हैं। उनके जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको इन्वॉल्व इस तरीके से नहीं किया जाता कि वो अपने कागजों के पीछे लगे रहें, वो अपने प्रपोजर सेकेंडर को बचाते रहें। हम सब ने देखा कि जी उनको उठाया जा रहा था, उनको बाहर से पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। मैंने खुद कम से कम 4-5 लोगों की जमानतें कराई कि जी इनको बेल बिफोर दे दें। किसी एफआईआर में नहीं थे, लेकिन उनको उठा लेना था 109 में कि जी इनकी अयानत से ये सब कुछ हुआ है। उसके अलावा आप देखते हैं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन में जाती हैं, ऑब्वियसली वो किसी पॉलिटिकल सिंबल के तहत जाती है ना। आपका इलेक्शन का एक निशान होता है, आपका एक मैनिफेस्टो होता है, और जो इलेक्शनिंग प्रोसेस है उसमें जो सबसे एक विजिबल, जो सामने नजर आने वाला टूल होता है, वो किसी पार्टी एक इलेक्टोरल सिंबल होता है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि इस पार्टी के पास तो अपना इलेक्शन का सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया। फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, तो वो जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया, तो क्या आज तक हमने देखा कि जी इस तरीके से माइन्यूटली किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन? अच्छा, एक तो ये मामला है, 10 तारीख को समाअत होगी और पता चलेगा। और दूसरी जानिब राजा आमिर अब्बास साहब, पार्टी क़यादत का भी तो फुकदान है। फिर ऐसे जो करंट सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सही उम्मीदवारों का इंतखाब कैसे कर पाएगी? देखिए, अब क्या वजह है कि पीटीआई के इतने सारे वकला को टिकट्स देने पड़े जा रहे? क्या वकला का काम है पार्लियामेंट में बैठना? क्या वो सियासत कर सकते हैं किसी हलके की? क्योंकि वो तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पब्लिक के साथ एज सच जो एक सियासतदान का होता है हमारे सिस्टम में ताल्लुक, कोर्ट कचहरी, दूसरा उनका ताल्लुक नहीं होता। लेकिन आपको नजर आएगा कि ये उनकी जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है, उसमें से आज मेरे पास एक केस आया कि जी वो कासिम सूरी साहब हैं कोयटा से, उनके पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं। हमाद अजहर का अभी बताया गया कि हुए हैं, ऐसे और काफी सारे हैं। तो उनकी जगह जी वकला करेंगे, या हमने ये देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बहुत से उनकी जो लीडरशिप है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से वो अब इलेक्शनिंग में नहीं आ रहे। सो दीज आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस कि अगर ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं तो ये बहुत, मैं समझता हूं कि वैलिड पॉइंट्स हैं और इन पे जरूर बहस होनी चाहिए। और इसी को पेश नजर रख के ये जो इलेक्शंस की कबूलियत होगी या इस पर क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे, ये ऐसे वाइप आउट नहीं किए जा सकते ये तमाम जो इश्यूज हैं। ठीक है जी, ये तो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात। मोहम्मद आदिल साहब, कल अचानक से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो गए और आज एक सेक्रेटरी को इजाफी चार्ज दे दिया गया है। और सारी जो सूरत-ए-हाल है, मौलक काकर साहब ये कहते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। क्या जो मौजूदा सियासी कशमकश है और अमन-ओ-अमान की जो सूरत-ए-हाल है उसके पेश नजर बर वक्त इंतखाबात का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होता देख रहे हैं? मोहम्मद आदिल साहब, जो इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो सेहत है वो खराब है। इसी वजह से जो है उन्होंने अपना जो है वो काम करने से माजरत की है। जहां तक 8 फरवरी के इलेक्शंस का ताल्लुक है, जो सेनेट से करारदाद पास हुई थी, जिस सेनेटर साहब ने, मासूफ ने
वो करारदाद पेश की थी। आपको पता है कि वो जो है उनकी जेयूआई के साथ काफी कुर्बत हो गई है और उनके भाई जो है जेयूआई की उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कल मौलाना ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि वो जो है क्या कहते हैं इसका वो जो सेनेट की करारदाद है वो उनके मौकफ के बहुत नजदीक है। तो मौलाना की ख्वाहिश तो है, क्योंकि मौलाना को अभी तक केपी में या बलोचिस्तान में जो है उस तरह से जो है इलेक्शन कंपेन करने की इजाजत नहीं मिल पाई। मोहम्मद आदिल साहब, मौलाना साहब जो है वो एक तो ये कह रहे हैं कि हमारे मौकफ की तायद है इलेक्शन इल्तवा की जो सेनेट करारदाद है, दूसरा वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार है और इलेक्शन मुलतवी कराने के भी हामी है। इलेक्शन ना हुए तो फिर मौलाना सदर कैसे बनेंगे? मोहम्मद आदिल साहब शायद नहीं सुन पा रहे हैं मुझे। सलमान आबिद साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी। अगर देखा जाए जिस तरह से भी मोहम्मद आदिल साहब बात कर रहे थे मौलाना साहब की, वो एक जानिब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन इल्तवा की जो करारदाद है सेनेट की वो हमारे मौक़िफ़ की तायद है और इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी वो तैयार हैं और मुलतवी कराने के लिए भी तैयार हैं। अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो उन्होंने सदर कैसे बनना है? देखिए, पहले तो मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पता नहीं हमारे लोगों को किस तरीके से, यानी इलेक्शन कमीशन को, निगरान हुकूमत को और हमारी अदालतों को और हमारे बास जर्नलिस्टों को लगता है कि पाकिस्तान में बड़ा शफाफ इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि कोई धांधली नहीं हो रही। ये जो रोजाना की बुनियाद पे आज ही की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखें तो मुसरत हलाली साहिबा ने जो कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील को कि भी हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि जो वहां से अदालतों के बाहर लोगों को अगवा किया जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था आए बाएं के अलावा। यानी ये सारी चीजें हमने बराह रास्त लाइव कवरेज में देखी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो उसका मसला है, लेकिन हमने तो देखी है ना सारी की सारी। और जब वो लोग कागज जमा कराने जा रहे थे तो वहां जो पुलिस के जत्थे थे वो भी हमने देखे कि वो किस लिए वहां पे मौजूद थे। और ये देखिए, एक लफ्ज होता है प्री पोल रिगिंग का। हमारे दोस्तों को समझना चाहिए कि प्री पोल रिगिंग क्या होती है, कैसे होती है और किस तरह से होती है। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रही। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के अंदर प्री पोल रिगिंग जो है वो हमेशा से होती है। कैसे आईपीपी बनी है, कैसे पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। कॉन्फ्रेंसें कैसी हुई है, किससे पार्टी छुड़वाई गई है, किससे पार्टी नहीं छुड़वाई गई, ये सब प्री पोल रिगिंग के अंदर आता है। और अभी राजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देख लें, वो तो जुल्फकार अपना लतीफ खोसे का इदारा नहीं है ना, वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसकी रिपोर्ट पहले पढ़ लें कि उसके अंदर रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है। और फैफन ने भी इस रिपोर्ट को इंडिकेट किया कि जनाब ये जिस तरीके से कागजात मुस्तरद हुए वो क्या थे। अच्छा, बाज अदालतों ने ये जो अभी हमारे पास एपीलेट कोर्ट चल रही है, वहां अदालतों ने रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि जनाब हमें तो समझ नहीं आई कि आरोज ने किस तरीके से इन सब लोगों को नाहिल करार दे दिया है, बिला वजह का बोझ हम पे ऊपर डाल दिया गया है। अच्छा, फिर हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ ठीक हो रहा है और कोई फर्क नहीं हो रहा है। एक पार्टी जो है वो बिला वजह का प्रोपेगेंडा कर रही है। अगर आप समझते हैं कि वो प्रोपेगेंडा है तो चलें, आप भी मान लें। दुनिया तो देख रही है, हम तो देख रहे हैं, हमें तो नजर आ रहा है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो उसका अपना मसला है। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई नई खेल नहीं है। 2018 में भी हमने पीएमएलएन के साथ ये होता हुआ देखा है, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ ये होता हुआ खेल देखा है, आज पीटीआई के साथ होता हुआ देख रहे हैं। ये कोई नया खेल तो नहीं है। हमने तो इलेक्शन के नाम पर एक जमात को आगे लाना होता है, एक जमात को पीछे धकेलना होता है। इसी के ऊपर सारी स्ट्रेटेजी डेवलप होती है, इसी के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है, इसी के ऊपर अलायंसेस बनते हैं, इसी के ऊपर एडजस्टमेंट्स होती है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो आईपीपी की और पीएमएलएन की एडजस्टमेंट हो रही है वो सबको पता है किसकी ख्वाहिश के ऊपर एडजस्टमेंट हो रही है और किस तरह से पीएमएलएन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप वो फैसले करें जो हम फैसले चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जब भी आप इस इलेक्शन को भी डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी, रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों को दबाव डाल के पार्टियां तब्दील करवाएगी, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, मौजूद है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा सबको कबूल करना पड़ेगा। इसमें पीटीआई की भी नाहिली है कि किस तरीके से उनके वकील तैयार होकर जाते हैं, किस तरीके से चीजों को पेश करते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन सवाल यह है कि ये ना कहें कि पाकिस्तान में बड़ा शफाफ इलेक्शन हो रहा है और बिल्कुल तमाम इलेक्शन कमीशन भी बड़ा शानदार किरदार अदा कर रहा है। ये जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह थे, उन्होंने पिछली प्रोसीडिंग में लेवल प्लेइंग फील्ड में जितना इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब उसको भी पीटीआई की पार्टी बी टीम का अगर हिस्सा समझना तो समझते रहे, लेकिन उन्होंने भी निगरान हुकूमत के ऊपर
और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कड़ी तनकीद की थी उनके किरदार के बारे में। तो इसलिए ये चीजें तो मौजूद है कि जिस किस्म का हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, हमने इलेक्शन को इलेक्शन से पहले ही काफी हद तक तो मुतनाज़ा बना दिया। बिल्कुल ठीक है जी, इलेक्शन को इलेक्शन से पहले ही काफी हद तक मुतनाज़े बनाया जा रहा है बहुत सारे लोगों की जानिब से। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिलकर तमाम मसाइल हल करने पर जोर सामने आया है। सवाल यह है कि मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल में मौलाना का यह दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान इस वक्त अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिलकर तमाम मसाइल के हल पर जोर सामने आया है। पाकिस्तान, टीटीपी और ईरान, दाइश से निबर्दोस्मा और खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का एक और बार बारजोड़ में पुलिस वैन पर हमला हुआ। सवाल यह है कि मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल में मौलाना का अफगानिस्तान का यह दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और क्या टीटीपी से मुज़ाकरात से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं इनमें कमी आ सकेगी? राजा आमिर अब्बास साहब। देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल मौलाना साहब का अफगानिस्तान जाना, क्योंकि काफी उनका असर रसूख है वहां पे वो काफी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको वो बैठ के उनसे बात कर सकते हैं और वो इफेक्टिवली बात कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ मैं समझता हूं कि जी क्या वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनका जाना भी बनता था या नहीं बनता, या उनको भी जाना चाहिए? क्या हुकूमत के लेवल पे जो है डायलॉग्स वो हो रहे हैं? बहरहाल इस चीज को जो मौलाना साहब गए हैं, आई फील के मौलाना साहब का वहां पे जाना बहुत अहम है और अच्छी बात है, और इस इश्यूज को डायलॉग के ही जरिए हल किया जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है और ये जो बढ़ रही है चीजें, इसको अब देखना है कि जी उनकी हुकूमत, असल में उनकी हुकूमत की से भी आपने बात करनी है। तो उस लेवल पे हमें जो रिस्पांस नजर आ रहा है वो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जी जो तालिबान साइड पे हैं गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान के साथ शायद सीरियसली बात नहीं कर रहे, और किन फैक्टर्स की वजह से नहीं कर रहे। गालिबन एक बहुत अहम चीज है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है इस वक्त वो एक इंटरम हुकूमत है, और मैं समझता हूं कि इंटरम हुकूमत के साथ कोई भी हुकूमत किसी किस्म का डायलॉग नहीं करेगी और वो इसको सीरियस नहीं लेंगे। तो लेट्स वेट, अब इलेक्शंस अहेड है, और इलेक्शंस, ये जो मौलाना साहब एक तरफ डिले की बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस ना किए जाएं, ये इस अमन के लिए बहुत जरूरी है कि एक जल्द से जल्द मुस्तहकम और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए में एक हुकूमत आ जाए और ये मैटर्स को टेक ओवर करे और एक नेशनल पॉलिसी के जरिए इन चीजों को सही है। मोहम्मद आदिल साहब, आपको क्या लगता है ये जो मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल है उसमें मौलाना का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल हो सकता है, और क्या लगता है टीटीपी से मुज़ाकरात से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हैं इनमें कमी आ पाएगी? देखिए, सबसे ज्यादा जो मुतासरा फरीक है दहशतगर्दी, मौजूदा जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में तो मौलाना ही है। वो ना वो बलूचिस्तान में अपनी इलेक्शन कैंपेन उस तरह से शुरू कर पाए, ना केपी में उनको जो है उस तरह से मौके मिल पा रहे हैं। उनके ऊपर, उनके रहनुमाओं के ऊपर अब तक कई खुदकश हमले हो चुके हैं, और मौलाना की कोशिश है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो किसी न किसी तरह हल हो सके, क्योंकि असल मसला तो वही है कि पाकिस्तान ने जो जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिन लोगों की निशानदेही की है, अफगान तालिबान जो है उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये समझता है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो सारी अफगानिस्तान से जो आने वाले हैं वो उसमें मुलव्वस हैं, और इसीलिए बहुत दोनों मुल्कों के दरमियान बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के मां सिवाय चाइना के अपने तमाम हमसायों से ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद की है, तो पाकिस्तान का ख्याल था कि वो जो ग्रुप्स जो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में छुपे हुए हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है अफगान हुकूमत कोई कार्रवाई करे, लेकिन अभी तक गुरेजा है। और मौलाना की कोशिश ये है कि शायद वो उन ग्रुप्स के साथ कोई अपने तौर पर मुज़ाकरात करके कोई ब्रिज का किरदार अदा कर दें दोनों हुकूमतों के दरमियान, और उन ग्रुप से कोई अपने लिए कोई स्पेस ले सकें। तो इसीलिए उनकी कोशिश है कि अफगानिस्तान में वो तमाम धड़ों से
बातचीत करें और अपने लिए केपी और बलूचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है वो कुछ स्पेस ले सके। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बार बार मौलाना जो है इलेक्शन के अल्तवा की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक हर सियासी जमात के लिए अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड है। मसला मौलाना के लिए दहशतगर्दी है इस वक्त, और सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो मौलाना ही की जमात है, केपी में भी और बलूचिस्तान में भी। तो अब देखते हैं कि मौलाना क्या लेके आते हैं और कितना रिलीफ मिल पाएगा उनको इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, और ये बहुत जरूरी है। अब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब होने की वजह से 28% जो है वो ट्रेड जो है दोनों मुल्कों में, मैं आज फिगर पढ़ रहा था कि 28% ट्रेड कम हो गई है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये इसके असरात तो यकीनी तौर पर बहुत जो है वो खौफनाक हैं, दहशतगर्दी को लेके भी और माशी हालात को भी मद्देनजर रखें। तो ये जरूरी है कि अभी मौलाना गए हैं, और जहां तक अभी बात की थी राजा आमिर साहब ने कि इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम का मसला नहीं है। अफगानियों को भी पता है कि उन्होंने किससे बातचीत करनी है, और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में अगर बातचीत के अमल को आगे लेके चलना है तो किससे बात करनी है। तो वो एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पर मौजूद है। तो अगर अफगानिस्तान के जो मसाइल हैं वो उसी लेवल पर हल होंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहे, चूंकि पाकिस्तान की जो डिमांड है वो अफगानिस्तान पूरी नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से ये कशीदगी इसी तरह बरकरार है। लेकिन मौजूदा 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए जरूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात जो है वो किसी लेवल पे उनको डिस्कस होना चाहिए, और जो दहशतगर्दी की लहर है जो अफगानिस्तान से जो सपोर्ट की जा रही है उसमें किस हद तक कमी आती है। सलमान आबिद साहब, आप क्या राय रखते हैं, इस दौरे के बाद कुछ फर्क पड़ेगा, और जो टीटीपी से मुज़ाकरात से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं हालिया, उनमें कमी आ सकेगी? देखिए, मैं तो पहले भी इन प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि आपको अल्टीमेटली डायलॉग की तरफ जाना पड़ेगा, और अफगान तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ताकत के इस्तेमाल से मजीद मसाइल जन्म लेंगे। अब मुझे नहीं पता मौलाना फजलुर रहमान का ये निजी दौरा था या इनको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी, हुकूमत की आशीर्वाद हासिल थी, हुकूमत भी चाहती थी कि मौलाना जाएं और वहां जाके कोई सालसी का किरदार करें, या आदिल साहब के बकौल के जो है मौलाना जो है वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए जो उनके ऊपर इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल हैं उस सिलसिले में वो अफगानिस्तान मदद तलब करने गए हैं टीटीपी के तनाजुर में। मुझे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज का पता है कि बात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान का जो डेफिसिट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और बदकिस्मती से उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि ट्रेड के ऊपर उसका इंपैक्ट हुआ है, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट भी हो रहा है, उसका आपका सिक्योरिटी का इंपैक्ट भी हो रहा है, और बिला वजह का हम एक ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहां पे हमें नहीं जाना चाहिए था। और खास ठीक है, रिजवान रजी साहब, आप क्या राय रखते हैं, जिस तरह से अभी मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का तमाम मसाइल के हल पर मिलकर काम करने पर जोर सामने आ रहा है, जो मौजूदा सिचुएशन है अमन और अमान की, उसमें ये जो दौरा है कितनी अहमियत का हामिल आपके ख्याल में? देखिए, इस पर मैं बात करूंगा, डिटरमिन करेगा ना कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमत की आखिरी बात से गए या हुकूमत की स्ट्रेटेजी अभी भी वही है कि हमने किसी भी सूरत में जो टीटीपी के बारे में जो हमारी पॉलिसी है, क्योंकि तालिबान तो ये कहते हैं कि टीटीपी के बारे में आप निगोशिएशन का रास्ता इख्तियार करें, तो ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान अगर वो अफगानिस्तान के हालात और पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में एक लार्जर पर्सपेक्टिव में गए तो इस तरह के दौरे और होने चाहिए ताकि बदइत्तेमादी का माहौल खत्म और हम किसी डायलॉग की तरफ आ सके। बिल्कुल ठीक है जी। रजी साहब, देखिए, आपने बड़ी कोशिश की कि पिछला जो बयानियां दे के गए थे हमारे दोनों दोस्त, उसका कोई नैरेटिव ना हो सके। आदिल साहब की लाइन आपने काट दी और मैं पहले बोल चुका था। देखिए, ये चाहते हैं कि हमें कैसे, बात सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए ना। ये दोनों साहब चाहते हैं एक ऐसे शख्स के ऊपर हम यकीन करें जिसने पहले कहा कि 4 हल्के खोल दें, और 4 हल्कों की बुनियाद के ऊपर उसने बांदर तमाशा लगाया सड़कों के ऊपर, और वो चारों के चारों हल्के वो शानदार तरीके से हारा। रजी साहब को बोलने देते हैं, मैं आपको मौका देती हूँ। अपनी दफा ना सुनना। जी सुन रहे हैं रजी साहब, और उस वक्त ये मुंह में घुघनियां डाल के बैठे होते थे टीवी स्क्रीनों के ऊपर उस 36 पंचर वाले बयानिए को सपोर्ट करने के लिए। ये आप चाहते हैं कि वो शख्स फिर जो झूठ बोल रहा है उसकी पार्टी प्रूव्ड, और फिर उसने कहा कि 36 पंचर तो एक पॉलिटिकल बयान था, और पॉलिटिकल बयान क्या कि फारो हो गया, मेरे मुल्क की जीडीपी आधी कर दी उस शख्स ने। और ये चाहते हैं कि हम फिर उसके ऊपर बिलीव कर ले, उसका जो क्लेम है उसको मान ले सच्चा। वाह वाह वाह, कमाल हो गया इन दोनों साहब की
जो अजमत है, जो इनकी फहम है, उसके ऊपर मेरा कुर्बान जाने को दिल करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जहां तक मौलाना की बात है, मौलाना अफगानिस्तान पाकिस्तान की मुक्तदरा की पूरी सपोर्ट लेके गए, पूरी ब्रीफिंग हुई है, उनको बताया गया है। अफगानी हमारे साथ कतन डायलॉग पर तैयार नहीं थे। अफगानियों को चाइनीज ने कहा गया पाकिस्तान के साथ अपने हालात ठीक करें, इसलिए वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं। नंबर 2, 28% जो ट्रेड के अंदर कमी हुई है, ये वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो स्मगलिंग हो रही थी वाया अफगानिस्तान, ये वो वाली कमी है। एक्चुअल थिंग्स आज भी जा रही हैं। मौलाना 2 हवाले से वहां पे गए हैं। एक, उन्होंने अफगानों को कहना है कि मैं आपकी पाकिस्तान के साथ डायलॉग करवाता हूं, क्योंकि अब चाइना के प्रेशर के बायस अफगान हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है और पाकिस्तान कोल्ड शोल्डर रखे हुए है, और पाकिस्तान कह रहा है कि यहां से अफगानों की रिपैट्रिएशन होगी, क्योंकि इन अफगानों के जाए बगैर इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। इन अफगानों की बेशतर तादाद इमरान जो है चेयरमैन पीटीआई के जलसों की रौनक बढ़ाया करती थी, इसलिए इस मुल्क के अंदर अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने हैं तो इनको यहां से निकाला जाना जरूरी है। इन्होंने जाली आईडी कार्ड्स भी बना रखे हैं, इनके नाम वोटर लिस्ट में भी है। मौलाना ये भी करने गए हैं कि ये लोग अगर नहीं भी जाते तो इनके वोट जो है वो पीटीआई को ना जाए, उनकी पार्टी को जाए। और आखिरी बात ये है कि जब वो मौलाना ये काम करना चाह रहे हैं तो साथ में जो उनके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हैं, एक हमले के अंदर 74 के करीब लोग शहीद भी हो चुके हैं, तो वो इस बात की भी गारंटी देने गए हैं कि पीटीआई वो दहशतगर्द तंजीम जो वहां पे पनाह लेती है उसको रोका जाए और वो उनके जलसों के ऊपर या उनके जुलूसों के ऊपर हमला आवर ना हो। तो मौलाना का ये वफद, ये जो दौरा है, ये अफगान और पाकिस्तान हुकूमत की मर्जी के साथ है। अफगानों को रेस्क्यू करने गए हैं मौलाना, क्योंकि उनके ऊपर चाइनीज प्रेशर आ रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मामला खराब ना करें और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात वर्किंग रिलेशन पे रखें। सही है। सलमान अब साहब क्विकली आप भी ऐड कर दें, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हमें एक दूसरे के नुक्ते नजर का एहतराम करना चाहिए, लेकिन मेरे तज्जिये से जो तकलीफ हुई है रिजवान रजीक साहब को, उसका अंदाजा मैंने उनकी तकरीर से लगा लिया है। अब ये देखिए, ये ज्यादती है। आप देखिए प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो मुसलसल बददेहांती करते हैं। वो उन्होंने इनको आपने इतना अनइंटरप्टेड टाइम दिया है और उसका काउंटर नहीं दिया ना, आपने आदल साहब को बोलने दिया है, तो ये ज्यादती है। ऑटोमेटिकली लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, इसमें ना प्रोड्यूसर साहब का कसूर है ना मेरा कसूर है। ये ले मिक्स है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पूरा टाइम आपके पास भी था, पूरा टाइम तमाम पैनलिस्ट के पास बराबर का टाइम था। और चलें जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।